नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इतिहास का सीरीज चला रहे हैं, रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले महाजनपदों से पहले हमने और सभी चैप्टर जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और सब चैप्टर हमने धार्मिक आंदोलन ये सब कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देख लेना। ये हम अगली वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ही क्रम से हम पूरा इतिहास कवर करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए आज कुछ चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि पहला है महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में, ध्यान देना, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का आधिकारिक इस्तेमाल होने लगा और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। जैसे ही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है कुछ जगहों पे जैसे होता है कि नगरीकृत होने लगे। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों के जन्म हो चुका था, यानी बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। इसका इस्तेमाल हमें बुद्ध ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसका हमें कहाँ से इसकी वो मिलता है जानकारी? अंगुत्तर निकाय से। चलिए अब 16 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से ये इम्पोर्टेंट रहता है। कभी कभी मिला देता है कि उसकी राजधानी क्या है। जैसे काशी की वाराणसी हो गई, ठीक है, कौशल की श्रावस्ती हो गई, अंग की चंपा हो गई, मगध की गिरिव्रज हो गई, वज्जी की विदेह या मिथिला हो गई, मल्ल की कुशीनगर या पावापुरी हो गई, ठीक, चेंदी की सुक्ति या सुक्तिमती हो गई, वत्स की कौशाम्बी हो गई, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, ठीक है, पंचाल की उत्तरी पंचाल अहिछंद एवं दक्षिणी पंचाल काम्बिल हो गई, ठीक है, मत्स्य की विराटनगर हो गई, सूरसेन मथुरा में की हो गई राजधानी। सूरसेन की राजधानी क्या हो गई? मथुरा हो गई। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली हो गई। अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी होती है और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। अब यहाँ पे गांधार की तक्षशिला हो गई, ठीक है, ये ध्यान देना। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। काम्बोज की राजधानी लाजपुर अथवा हाटक था। तो ये हमने आपको बताया कि रिवीजन के तौर पे चल रहा है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। अब आगे क्या है? आगे हम मगध राज का उत्कर्ष, क्योंकि जानते हैं मगध जो राजवंश था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो मगध राजवंश में हम क्या देखेंगे? हर्यक वंश पहला उसका हो जाता है, जिसमें कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ये ध्यान देना कि ये ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के पहले की बात है। इसमें 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासक के साथ हुआ, ठीक है। अब मगध राज की आरंभिक राजधानी गिरिवज थी, जिसे राजगृह कहा जाता है। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था, ठीक है। ये ध्यान देना, जो बिम्बिसार था वो अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सक भेजा था। इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। इसके शासनकाल में 8वें वर्ष बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था। क्योंकि अलग अलग जानते हैं मत थे, तो वो जो बौद्ध साक्ष्य हैं उसमें 28 वर्ष कहा जाता है, और जो अजातशत्रु दूसरे साक्ष्य हैं उसके अनुसार जो है उसे 32 वर्ष तक शासन किया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। उदयन जैन धर्मावलंबी था, ठीक है। उदयन जैन धर्मावलंबी था। इसके पिता जो थे अजातशत्रु वो बौद्ध थोड़ा धर्मावलंबी थे, इसलिए इसने अपने बाबू को मार डाला, ठीक है। तो
उसके बाद शिशुनाग वंश आया है। तो देखो मगध में कुछ कुछ राजवंश है, हम उसे देख लेंगे। तो शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश में 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक चलता है कार्यकाल। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती तथा मत्स्य राज्य पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है, शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब देखो, वैशाली को राजधानी, दूसरी राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र से। और पाटलिपुत्र था, दूसरा वैशाली था। वो कौन था? शिशुनाग था। ठीक है, इस संगीत 383 ईस्वी पूर्व में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह दो संप्रदाय स्थविर एवं महासंधिक में बट गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन एवं महानंदी था। ये ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है स्थापत्य कौन स्थापना किया था और कौन, तो उसका शुरुआती और लास्ट दोनों शासक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंदवंश है। नंदवंश में उसमें महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। समकालीन यानी समझ रहे हो, सिकंदर के साथ साथ जो शासन करता है, मतलब उसी समय का वो होता है, उसे समकालीन कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान देना। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों में इसे गर्मीज कहा गया है। ठीक है, घनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। देखो, अब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पे, पश्चिमोत्तर भारत कौन सा है? जैसे कि उसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था। ठीक है, और राजस्थान का पार्ट जो है वो पश्चिमोत्तर भारत का आक्रमण किया था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का शासन पर नींव डाली थी। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे गुरु चाणक्य कौन थे भाई। ऐसे गुरु किसी को भी मिले तो वो शासक बन ही जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये मगध का उसका उत्कर्ष था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो मगध का उत्कर्ष हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का। और ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य से कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है इसके बिना वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके वो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मौर्य राजवंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? जैसे साहित्य में अगर बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र हैं। ठीक है, विशास दत्त का मुद्रा राक्षस, कथा सरितज्ञ सोमदेव, बृहत्तार्थ मंजरी, क्षेमेंद्र तथा महाभाष्य पतंजलि आदि से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये कवि हैं और ये उनकी लेख है। उसके बाद इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र क्योंकि इसे किसने रचना किया था? उनके गुरु चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अब चलो बात करते हैं जैन ग्रंथ के प्रमुख स्रोत ग्रंथ। और जैन ग्रंथ हैं वो मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैन ग्रंथ में प्रमुख स्रोत ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का वशिष्ठ पर्वन है। ठीक है, विदेशी विवरण में क्या है? स्ट्रैबो, कर्टियास, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, न्यार्कस, अर्नेसिक्रिटस, वे अरिस्टोबुलस आदि यूनानी क्लासिकल लेखक के विवरण मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। अब देखो, इसमें जो विदेशी लोग हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ही उस समय का महान शासक था, तो उसे किसने क्या कहा? जैसे देखो,
स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा तथा प्लूटार्क एवं एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चलो बात कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा बात नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ें करेंगे। बात तो बहुत करने का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सिर्फ करेंगे। ठीक है, हाँ, ये अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया। ठीक है, और पराजित करने के 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। पहले तो अपने गुरु की सहायता से घनानंद को पराजित किया, और घनानंद क्यों पराजित किया ये आप सभी लोग इसकी कहानी जानते होंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ आनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल में पड़ा है। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है उनके अनुसार मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल में पड़ा था, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे बिंदुसार के बारे में इनका बंटवारा था। तो 298 ईस्वी से 272 तक इसका कार्यकाल है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंट्रोनिकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा किसने था? एंटियोकस। और आया कौन था? डायमेकस आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, अब यहाँ पे एनिलियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार एवं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारत शासक के 3 वस्तुओं की मांग की है। ठीक है, अब जैसे इस समय आप लोग देखते हैं कि भारत या कोई भी देश दूसरे देश से मैत्री व्यवहार रखता है। जब मैत्री व्यवहार रखता है तो कुछ संधियाँ होती हैं, जैसे भारत रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से, जापान से, कहीं से रखता है तो कुछ संधियाँ होती हैं, कुछ उनकी बात मान जाती, कुछ। तो उसी प्रकार भारतीय शासक ने 3 वस्तु को मांग की। ठीक है, उसमें से था क्या? मीठी मदिरा थी, सूखी अंजीर थी, एक दार्शनिक था। दार्शनिक यानी एक आप कह सकते हैं कि वहाँ का वो विद्वान था। ठीक है, एक मतलब इंसान समझ सकते हो, मांग की थी। ठीक है, और मीठी मदिरा यानी शराब। ठीक है, चलो उसके बाद हम थोड़ा कुछ शिलालेखों के बारे में बात कर लेते हैं, जो शिलालेख है। ठीक है, तो शिलालेख जैसे कि शिलालेख है, इसमें हम बात करेंगे कि शिलालेख कौन सा है, स्थान कहाँ से, खोजकर्ता कौन है, खोज का वर्ष, लिपि कौन सी है। तो इसमें फिलहाल देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं ये कहाँ से महत्वपूर्ण हो जाए। तो शहबाजगढ़ी से पेशावर में है। शहबाजगढ़ी शिलालेख जो मिला है शहबाजगढ़ी का, वो पेशावर में है। खोजकर्ता महाराणा रणजीत सिंह की सेना का एक फ्रांसीसी अधिकारी था। ठीक है, 1836 ईस्वी में खोजा गया। खरोष्टी लिपि में ये शहबाजगढ़ी लिखा गया है। मना सेहरा जो है ये हजारा, स्थान हजारा से मिला है। कैप्टन ले 1889 ईस्वी में खरोष्टी लिपि में मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये गिरनार जूनागढ़ में है। रॉड 1822 ईस्वी में, और ये ब्राह्मी लिपि में मिला है। ठीक है, एक धौली है, धौली यानी पूरी उड़ीसा में मिला है। किट्टो 1837 में ब्राह्मी लिपि में ये भी है। कालसा देहरादून उत्तर प्रदेश में मिला। पहले ये उत्तर प्रदेश, देहरादून उत्तर प्रदेश में था उस समय में कालसा, 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और ये क्लियर नहीं आ रहा होगा तो देखना, जौगढ़ गंजाम। उसके बाद लिस्टन ने 1885 में ब्राह्मी लिपि में है। सोपरा थाना महाराष्ट्र में, लाल इंद्राची ब्राह्मी लिपि में। और इरगुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश में,
अनुघोष ब्राह्मी लिपि में मिलता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब अशोक का ही कुछ बिंदुसार का ही कुछ पाठ बचा है, जैसे कि दिव्य वादन के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को ठीक है, ये अशोक के बारे में है। जैन अनुयायी के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंगली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने निर्भय हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अशोक के जीवन प्रारंभिक में बौद्ध ग्रंथ से दिव्यादन सिंगली अनुसूची से मिलता है। अब देखो, राजश्री के पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, उज्जैन का राज्यपाल पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और अब देख लेते हैं अशोक द्वारा भेजे गए बुद्ध धर्म प्रचारक, क्योंकि अशोक बौद्ध अनुयायी था। तो मज्जिष्ठिक जो है वो कश्मीर गंधार, मजिम जो थे हिमाचल में, सोन व उत्तरा वो सुवर्णभूमि, रक्षित उत्तर कनारा, धर्मरक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राज्य। ठीक है, उसके बाद महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव मैसूर, महेंद्र श्रीलंका। इन सबको यहाँ भेजा, इन सब लोगों को यहाँ भेजा था। ठीक है, ये ध्यान देना बात है। अब हम देख लेते हैं इन्हीं के काल में कुछ जैन संगीति हुई थी। ठीक है, जैसे कि प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति में जैसे कि कहा जाता है कि 322 से 298 ईसा पूर्व हुआ। उसका समय स्थान कहा था पाटलिपुत्र, यानी आप आज का पटना है। अध्यक्ष उसके थे स्थूलभद्र थे, शासन चंद्रगुप्त मौर्य थे। कार्य जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म का 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिवाकर विभाजन। पहले जैन संगीत में ही जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। एक जो कपड़ा पहनता था, एक जो बिना कपड़े को। अभी इस समय भी वो लोग प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दूसरी जैन संगीति समय 500 ईस्वी में। ये देखना, ये पहली वाली ईसा पूर्व में थी, दूसरी वाली ईस्वी में है। स्थान बल्लभी। पहली कहाँ थी? पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी में। ठीक है, पहले का अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे का अध्यक्ष द्विवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, कार्य क्या था? धर्म ग्रंथों की अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध करना। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि लघु स्तंभ शिलालेख हैं और वो मिले कहाँ से हैं। जैसे सारनाथ 1905 ईस्वी में औरेल द्वारा खोज की गई, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वैसे सारनाथ आएगा, आप लोग जान जाएंगे वाराणसी में। सांची आएगा तो मध्य प्रदेश का रायसेन में है। कौशाम्बी आएगा, कौशाम्बी इलाहाबाद के ही बगल में, प्रयागराज के बगल से सटा हुआ जिला है, वहाँ से कौशाम्बी में। और एक बात और बता दी, जो कौशाम्बी शिलालेख है ये अब प्रयागराज के किले में ही रखा गया है। ठीक है, उसके बाद रोमिनदेई में ये जो फोहरर है, फोहरर द्वारा वो नेपाल का जो है, नेपाल की तराई में रखा गया है। नगलिया में जो नगलिया है, फतेहर दादा खोज की गई, वो निगाती सागर नेपाल। ठीक है, उसके बाद रानी का स्तंभ लेखक इलाहाबाद के किले में स्थित है। देखो, इलाहाबाद से 2 चीज़ें हैं, कौशाम्बी का जो कौशाम्बी शिलालेख और रानी का स्तंभ। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अब देखिए, जैसे कि अशोक और बौद्ध धर्म। ठीक है, दिव्य वरदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्राप्त है। यानी कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई वो किसके द्वारा? उपगुप्त नामक भिक्षु थे, उनके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह। 5 महाचिन्ह कभी कभी मिलान के लिए दे दिया जाता है कि ये किस चीज़ के लिए है। ठीक है, जैसे जन्म कमल एवं हड़ के लिए, गृह या घोड़ा। ठीक है, चिन्ह प्रतीक माना जाता है कि जैसे प्रतीक कौन सा है। ज्ञान जो है पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण जो है पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे संप्रदाय हैं।
उसमें प्रमुख संप्रदाय की बात करेंगे, उसके मत और आचार की बात करेंगे। जैसे वैष्णव संप्रदाय में विशिष्ट द्वैत, उसके आचार्य थे रामानुज थे। ब्रह्म समझा द्वैत, ठीक है, मत द्वैत मत दिया। ब्रह्म संप्रदाय ने द्वैत मत दिया जिसके अनंत तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय में शुद्धाद्वैत जिसमें विष्णु स्वामी और बल्लमाचार्य थे। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत जिसे निम्काचार्य ने दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुक्त होना बौद्ध साहित्य में भिक्षुगति कहा गया है। नेपाल की तराई से अशोक के 2 शिलालेख रुमिनदेई एवं निगलिवा स्तंभ लेख प्राप्त होता है। रुमिनदेई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कर नीति की राजनीति मिलती है। ठीक है, अब अशोक का धम्म अपनी प्रजा के तो देखो, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संगति प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया। ठीक है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक के स्तंभ को बुद्ध शाक्य कहा गया है। और देखो ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण की बात कर ले तो अशोक के बाद कुषाण राष्ट्रक बना। ठीक है, पुराण के अनुसार जिसे दिव्यवादन में धर्म विवर्धन कहा गया। राजतनी के अनुसार उस समय जालौन कश्मीर का शासक था। ठीक है, मौर्य शासक जैसे कि विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इस पर सचों के प्रभाव के विद्वानों के अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। ये यहाँ से था मौर्य शासक। और उसके बात करते हैं प्रशासन, मतलब प्रशासन में उसके कार्यभार में क्या क्या थी, कैसे उसका प्रशासन चलता था। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में अगर हम बात करते हैं तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। कौटिल्य के राज्य में सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। उसके बाद केंद्र प्रशासन की बात करें तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा गया है। इनकी संख्या 18 थी और इसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य, मंत्री तथा पुरोहित थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य, मंत्री और पुरोहित थे। ठीक है, युक्त तथा युक्त ये केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। ठीक है, प्रांतीय शासन में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु तो अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। इस प्रांतों को चक्र कहा जाता है। जो 4 प्रांत बांटे उसे क्या कहा गया, चक्र कहा गया। इस प्रांतों का शासन सीधे साम्राज्य द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। यानी जो शासक सम्राट था वो थोड़ा अपने आप को खाली करना चाहता था, अपने जो प्रतिनिधित्व थे उसके द्वारा संचालित करता था। कुमार मात्य की सहायता हेतु प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। महापात्र किसके लिए होते थे? वो कुमार मात्य की सहायता के लिए होते थे। इसके अंतर्गत विभिन्न विषय पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे। और मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड निम्नलिखित रूप में था, जैसे कि सबसे ऊपर साम्राज्य था, प्रांत था, आहार या विषय था, स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, उसके बाद खवटिक 200 ग्रामों का, ठीक है, और संग्रहण 100 ग्रामों का समूह। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव आज भी जैसे देखते हैं ना, सबसे छोटी इकाई होती थी। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई जिलाधिकारी मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होते थे। ठीक है, एग्रोनोमी जो था नगर, उसके बाद देखो एग्रोनोमोई जिलाधिकारी होता था। ठीक है, एंटीनोमोई नगर उपयुक्त। देखो एग्रोनोमोई, एंटीनोमोई, ये ध्यान देना। ठीक है, सैनिक अधिकारी होते थे।
अशोक के शिलालेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जैसे राजू ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। ठीक, इसके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रादेशिक प्रादेशिक जो होता था वो जिलाधिकारी होता था, जिला कलेक्टर होता, व्यवस्था के प्रदिष्ट होता था। महामात्र जो होता था वो उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था। प्रतिवेदक जो होता था इसका कार्य साम्राज्य को विभिन्न सूचना देना था, वो सूचना विभाग आप कह सकते हो। अब वहाँ पे सैन्य जो था, सैन्य विभाग किस तरह से था ये देख लेते हैं। सैन्य विभाग में, हाँ, सैन्य विभाग में बात करें तो सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। मेगास्थनीज के अनुसार प्रत्येक समितियाँ 5 सदस्य होती थी। ये समितियाँ सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। जैसे पैदल कुछ होते थे, ये पैदल सेना होते, अश्व थे, हाथी पे थे, रथ पे थे तथा नौसेना भी थी। इसीलिए कहा जाता है मौर्य कार्य में नौसेना भी थी। मेगास्थनीज इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। ध्यान देना इसे। हाँ, जस्टिस चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते थे। भाई देखो, विरोधी तो कुछ ना कुछ कहेंगे, ठीक है, और उनकी जो जस्टिन थे वो कहते हैं कि वो डाकुओं का गिरोह था, यानी कि जब वो चलती थी, जस्टिन ने भी कहा उनकी देख के, जब वो चलती थी जिधर से तो पूरा लूट मार करते हुए चलती थी। ठीक है, अब न्याय व्यवस्था कैसी थी? मौर्य साम्राज्य सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी। ठीक है, न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी जहाँ ग्रामीण तथा ग्राम वृद्ध तथा निर्णय देते थे। ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते, यानी जो ग्राम के बुढ़वा इंसान थे वो न्याय देते थे। इसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, देशमुख, स्थानीय एवं जनपद के न्यायालय थे। ठीक है, मतलब क्रम से सब चलते थे। अब उसमें गुप्तचर विभाग भी था। गुप्तचर विभाग में यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिसे महामात्य सर्प कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य शासन के 2 प्रकार के गुप्तचर पाए गए, जिसमें पहला संस्था था, जिसे संचार था। संस्था किसे कहा जाता था? वे गुप्तचर जो एक स्थान पर संस्थाओं का संगठन होकर कार्य करते थे, यानी एक ही स्थान से। संचार ये गुप्तचर एक स्थान दूसरे स्थान में भ्रमण करते हुए कार्य करते थे, यानी गुप्त में एकदम। ठीक है, अब आर्थिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली को रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलता है। ठीक है, राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे कि खान, नमक, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था। जंगल राज्य में संपत्ति होते थे जो 2 प्रकार के थे, हस्तिवन तथा द्रव्यवन। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। राज्य की आय की विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। अब कर यहाँ पे क्या क्या लिया जाता था? बहुत कर लिया जाता था, अलग अलग कर लिया जाता था। हम कर को देखते हैं क्योंकि कर मौर्य काल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो सीता कर लिया जाता है। सीता कर क्या होता है? राज्य की भूमि से होने वाले आय को सीता कहा जाता था। ठीक है, भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर, ठीक है, उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश आयात कर 20%, निष्क्राम्य निर्यात कर। देख रहे हो यहाँ पे आयात निर्यात भी होता था। ठीक है, आयात के लिए प्रवेश, निर्यात के लिए निष्क्राम्य, ये ध्यान रखना। आपातकालीन कर ये प्रणय होता था। बलि कर लिया जाता था। बलि कर एक प्रकार का भू राजस्व था। ठीक है ना, भू राजस्व कर के तौर पे बलि लिया जाता। हिरण्य लिया जाता, ये अनाज के रूप में न होकर नगद के रूप में लिया जाता था।
सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। अब व्यापार की बात कर ले। व्यापार मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि नौसेना थी तो वहाँ पे जल का प्रबंधन का भी व्यवस्था था। तो यहाँ पे जल से भी और स्थल से मार्ग से व्यापार होता था। आंतरिक एवं वैदेहिक व्यापार अंतरावस्था में था। ठीक है। आंतरिक व्यापार के प्रमुख के तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा तोसली थे। आंतरिक यानी जैसे कि राज्य से राज्य हो जाए, अपने अभी समय है उस समय वही तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तोशाली प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था। ठीक है ना। अब व्यापारिक मार्ग देख लेते हैं। पहला मार्ग था उत्तरापथ। ये उत्तर पश्चिम पुष्कलावली तक से पाटलिपुत्र जाने वाली मार्ग थी, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। दूसरा था पश्चिम से पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग था। चौथा मार्ग यह प्रसिद्ध मार्ग भृगुच्छक से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। सामाजिक स्थिति में देख लें तो अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा जाता था तथा इसे म्लेच्छों के भिन्न माना गया है। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज जो थे वो भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित, और वो 7 जातियाँ कौन कौन सी थी, जिसमें से पहले आ जाता है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर व शिल्पी, सैनिक व निरीक्षक। ठीक है। अब यहाँ पे 7वां सभासद है। हाँ, 7वां हमने नहीं पढ़ा, सभासद है। अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख था। यानी वहाँ जैसे इस समय उस समय जानते हो कि उच्च से निम्न कुल जातियाँ बटी थी, लेकिन सभी को सेना में भर्ती होने का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह का निर्माण की अनुमति थी। ठीक है। पुनर्विवाह जैसे औरतें कर सकती थी। ठीक है। प्रवहण भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह थे, जिसमें भोज्य तथा पेय पदार्थों का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता था। ठीक है। दास प्रथा मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। यानी मेगास्थनीज जब और स्ट्रैबो जब आए तो उनके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। हाँ, अब देखते हैं पतंजलि के अनुसार ये जो था, पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहा जाता था। क्या कहा जाता? देवता कारु कहा जाता, जो मूर्तियाँ बनाते थे। मेगास्थनीज ने मुंडनिकौर सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है, उसे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवन चर्चा पर प्रकाश पड़ता है। इससे ब्राह्मण को राज्य कर मुक्ति भूमिदान में मिलती थी। अर्थव्यवस्था में ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो दोस्तों, ये हमने मौर्य काल पढ़ा। मौर्य काल की सभी हमने प्रशासन देखा, उसका प्रशासन में क्या क्या चीज़ें हैं सभी हमने देखा। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको शॉर्ट नोट्स पसंद आएगा। अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो आप बताइएगा, हम उसे सुधारेंगे। और ये अपने दोस्तों के पास जो जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे मौर्योत्तर काल के और उसके आगे के चैप्टर से। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।